एक कमेंट था जो कि हमारे दिलों को छू गया। हालांकि दोस्त का तो नाम नहीं मालूम है, बट स्टडी 24 आवर्स के द्वारा लिखा गया है। राह अनजान है पर चलना तो पड़ेगा, गिरोगे खाकर ठोकरे पर संभलना तो पड़ेगा। राह अनजान है पर चलना तो पड़ेगा, गिरोगे खाकर ठोकरे पर संभलना तो पड़ेगा। बस सीखते रहो ठोकरों से जिंदगी के कुछ सबक, बस सीखते रहो ठोकरों से जिंदगी के कुछ सबक। दूर खड़ी मंजिल को भी पास आना ही पड़ेगा, दूर खड़ी मंजिल को भी पास आना ही पड़ेगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आप सभी एक बार जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और दोस्तों चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की ओर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हालांकि यहाँ से क्वेश्चन 1-2 नंबर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और हम इस वीडियो में जितना भी देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से ही और इस सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूँ। दोस्तों आप सभी से एक आग्रह है कि मैंने कल गांधी जयंती पर एक पोस्ट किया था, कम्युनिटी पोस्ट किया था, और कुछ दोस्तों का अलग अलग कमेंट था। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का केवल उसकी अच्छाइयाँ ही अपने जीवन में उतारा जाता है, किसी भी व्यक्ति का अच्छाइयाँ ही गाया जाता है, बुराइयों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो उसी के संदर्भ में मैं कम्युनिटी पोस्ट किया था, जिसमें कि कई लोग दोस्त नाराज थे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती चाहता हूँ कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, नहीं आपकी गलती है, और यदि कोई गलती होगी तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। और चलते हैं आज के अपने क्लास की ओर, जो कि है पर्यावरण से संबंधित जो जो संस्थाएं बनाई गई हैं, जो जो पर्यावरण में कार्य करने के लिए जो ट्रस्ट बनाए गए हैं, और उनसे प्रमुख व्यक्तियां जो हैं उनके लिए, और जो ट्रस्ट है या फिर कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी स्थापना और उनका मुख्यालय, इन्हीं के संदर्भ में कुछ देखने का प्रयास करूंगा। उम्मीद चाहूंगा कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, और उम्मीद चाहूंगा कि अंत तक समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों आप सभी अभी लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी क्लास की ओर, देखते हैं क्या क्या आज सीखने को मिलता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। जैसे हमारे यहाँ पर मेन हेडिंग है पर्यावरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय और संगठन एवं सम्मेलन। कौन कौन से पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गई हैं, उसी के संदर्भ में आज का क्लास होने वाला है। और उम्मीद चाहूंगा कि आप सभी को पसंद आएगा, और लास्ट तक देखिएगा, कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलता है। और इसमें किसी कह सकते हैं कि अनेक प्रकार से क्वेश्चन जो होते हैं आते हैं, डेवलप होते हैं। आप यदि एक बार कंसेप्ट से पढ़ लीजिएगा तो कह सकते हैं चाहे जिस प्रकार से भी क्वेश्चन बने उसका आंसर देने में आप लोग समर्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे यदि हम पहले बात करते हैं कि संस्था बनाने की जरूरत क्या पड़ी। यहाँ पर हमने लिखा है संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो उसके संदर्भ में हम बताते हैं कुछ 2-4 बातें कि संगठन बनाने का मेन कह सकते हैं मकसद या फिर मेन जरूरत यह था कि कोई भी, जैसे कि हमारे पर्यावरण हो गया, पर्यावरण में कुछ दोहन होने लगा। जैसे कि पर्यावरण से हमको क्या होने लगी, नुकसानियां होने लगी। आप जैसे गांव में रहते होंगे, देखते होंगे कि कुछ कोई गांव में जानवर आ जाता होगा, वो हमको क्या करता है, हानियां पहुंचाने लगता है। तो हम गांव वाले 2-4-10 लोग इकट्ठा होकर के प्लान बनाते हैं, ये संगठन बनाते हैं कि उसको किस प्रकार से भगाना होगा, किस प्रकार से हमको संभल कर रहना होगा। उसी के संदर्भ में जैसे हमारा पर्यावरण हो गया, पर्यावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ गए, हानिकारक गैसें आ गए, हानिकारक लोग आ गए, तो उसको कुछ लोग संगठन बना करके उसको दूर करने के उपाय में सोचेंगे। तो सबसे पहला वही संगठन बनाया गया जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक संगठन बनाया गया। यहाँ पर लिखा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का संक्षिप्त क्या है, संक्षिप्त है यूएनईपी। अब यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है यूएनईपी में, जैसे कि ई का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फुल नेम हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल ऑफ प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल ऑफ प्रोग्राम, इस प्रकार से दिया रहेगा। अच्छा,
अब बात होती है कि इसकी संस्थापना कब हुई, स्थापना वर्ष कब स्थापना होती है, तो इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में होती है। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, यह सबसे पुरानी संस्था नहीं है, इसके पहले भी एक पुरानी संस्था है जिसको कि आगे हम लोग देखेंगे IUCN है। तो यदि बात आती है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल ऑफ प्रोग्राम की स्थापना कब हुआ है, तो 1972 ईस्वी में हुआ है। अब 1972 ईस्वी में हुआ है। अब कौन से यहाँ के इसके मुख्यालय कहाँ है, तो इसके मुख्यालय है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नैरोबी, जो कि केन्या में पड़ता है। नैरोबी जो कि केन्या में पड़ता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि जो UNEP है, अब UNEP कुछ लोगों को चुनेगा, जिससे कि कोई भी यदि व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई विशेष कार्य कर रहा है तो उसके लिए कुछ अवार्ड देने का कार्य करेगा। अब अवार्ड देने के कार्यक्रम में बहुत से अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन यदि हम इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देखें तो है चैंपियन ऑफ द अर्थ और ग्लोबल 500 पुरस्कार या ग्लोबल 500 पुरस्कार। अब ये वाला क्यों इम्पोर्टेंट है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जो कि पर्यावरण में कार्य करने के लिए 5 सेक्टरों में दिया जाता है, सॉरी 4 सेक्टरों में दिया जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसका जो पुरस्कार है 2019 का नरेंद्र मोदी को मिला है। किसको? नरेंद्र मोदी को। तो होगा ना इम्पोर्टेंट। हाँ, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार UNEP द्वारा दिया जाता है पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई यदि विशेष कार्य कर रहा हो। हालांकि इसके पहले हमने वीडियो में बताया हूं कि पर्यावरण से विशेष जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके संबंध में मैं बताया हूं। तो देखिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2019 का नरेंद्र मोदी को मिला है। और देखिए ग्लोबल 500 पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो विशेष व्यक्ति होते हैं, जो विशेष कार्य करते हैं, उनके लिए दिया जाता है। ग्लोबल से क्या हो जाएगा, ग्लोबल से हमारी पृथ्वी हो जाएगी। ग्लोबल 500 पर्यावरण संरक्षण के लिए ही दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसका ऑप्शन जो होता है ना, जिससे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके संबंध में दिया जाता है, तो ऑप्शन दिया रहेगा या फिर ऐसे दिया रहेगा ग्लोबल 500 है, ऑप्शन में दिया रहेगा। ऑप्शन भी बड़े मजेदार दिए रहेंगे कि कोई उन्नत किस्म के बीजों का नाम है, या फिर कोई भैंस के नस्ल की नाम है, और एक दिया रहेगा आपका पर्यावरण के विशेष कार्यों के लिए, और दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन जब बनेंगे ना, तो लोग क्या करेंगे, जिनको मालूम नहीं है वो तो एलिमिनेट करेंगे। हो सकता है ग्लोबल 500 कोई उन्नत किस्म के बीजों का हो, तो ऑप्शन नंबर ए ही टिक करके चले जाते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण के विशेष कार्यों के लिए ही दिया जाता है। लेकिन अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या हमारा थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे हमारा है IUCN। हमने कहा ना IUCN क्या है, इसका फुल नेम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अच्छा, ये सबसे पुरानी संस्था है। सबसे पुरानी? जी हाँ, ये सबसे पुरानी संस्था है। और कहोगे कि UNEP कौन सा है, तो UNEP इससे नया है। यानी कहने का मकसद क्या है, इसका स्थापना जो हुआ है 1948 में हुआ है। अब IUCN ये हो गया ना। अब UNEP का कब हुआ है, तो UNEP का हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1972 ईस्वी में हुआ है। अच्छा, ये हो गया। अब चलते हैं सबसे पुराना और सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क। सबसे पुराना है तो सबसे बड़ा नेटवर्क होगा कि नहीं? जी हाँ, सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। और इसे क्या कहा जाता है, जैसे कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। अच्छा, अब चलते हैं आके इसके मुख्यालय की ओर देखते हैं। मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है, तो इसका मुख्यालय है ग्लांड में। ग्लांड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं कि यह जो IUCN है, अब इसको जो देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी काम किया। क्या काम किया? अब सोचोगे कौन सा बड़े काम कर दिया, तो आप जानेंगे कि जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक को कब प्रकाशित किया गया, तो 1963 ईस्वी में। अब रेड डाटा बुक में क्या होता है सर, तो रेड डाटा बुक में आपको कह सकते हैं कि
रेड, रेड मतलब क्या हो गया, लाल, डाटा मतलब आंकड़े, बुक मतलब किताब, लाल आंकड़े की किताब। अब लाल से क्या होगा कि कुछ लोग सोचते होंगे कि ये कोई खूनी प्रवृत्ति से होगा, या फिर कह सकते हैं कि ये लाल रक्त यानी कि कह सकते हैं खतरा होगा। जी हाँ, ये क्या है, ये डाटा बुक में क्या होता है, कोई खतरा, खतरा किसका, जो जीव लुप्त हो रहे हैं उनका डाटा बुक, यानी कि जो जीव लुप्त हो रहे हैं उनकी आंकड़े को बुक में प्रदर्शित करना। यहाँ पर लिखा गया है 1963 में IUCN द्वारा संकटग्रस्त जीवों का सूची जारी किया, जिसमें एक बुक क्या है, रेड डाटा बुक। आगे चलकर देखेंगे ग्रीन डाटा भी बुक है। तो रेड डाटा बुक क्या है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड डाटा बुक में शामिल जीवों को सिर्फ मनोरंजन का जीविकोपार्जन नहीं कर सकते, ये तो रेड डाटा बुक में लिखा गया है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा रेड डाटा बुक का। रेड डाटा बुक 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब किसके द्वारा, तो IUCN के द्वारा, IUCN के द्वारा। एग्जाम में पूछा भी गया है पिछले एग्जाम में। तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक प्रदर्शित किया गया है। अब रेड डाटा बुक में क्या किया गया है कि रेड डाटा बुक में उसी जीवों का, उसी कह सकते हैं उसी प्रजाति का जिक्र होगा जो कि संकटग्रस्त होंगे। जैसे में हमारा डायनासोर, ये क्या हमारा विलुप्त हो चुका है, तो उसमें रेड डाटा बुक जो होगा, रेड डाटा बुक में क्या कर सकते हैं, ऊपर से लाइनिंग ऐसे लिखी रहेगी, तो उसमें जो सबसे कह सकते हैं जो सबसे अधिक खत्म होने वाले के कगार पर रहेंगे उसको सबसे ऊपर, और जो धीरे धीरे इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, जो सबसे खत्म होने के कगार पर रहेंगे उसको ऊपर, फिर उसको ऊपर, फिर उसको ऊपर, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अच्छा, ये तो होगा हमारा रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक का मेन मकसद क्या है, रेड डाटा बुक का मेन मकसद है कि जो जीव रेड डाटा बुक में शामिल हो गए, जो जीव रेड डाटा बुक में शामिल हो गए, उनसे कोई भी मनोरंजन का साधन, मनोरंजन कर जीव को पालन करने की अनुमति नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, जैसे कि लोग जंगल में जाते हैं, कोई भी भालू का बच्चा है, भालू के माता पिता को मार करके भालू को लेकर आते हैं, उसके कान में दो क्या कर सकते हैं वो ऐसे ऐसे पहना देते हैं, और उसको लेकर के डुगडुगिया बचा करके कमाना चालू कर देते हैं। तो जो रेड डाटा बुक में शामिल हो जाएगा उसके साथ कोई भी जीव को पालन की अनुमति नहीं मिलेगा, उसको और कह सकते उसको पालने का भी अवसर नहीं मिलेगा। तो रेड डाटा बुक का मेन खासियत ये है। अब चलते हैं आगे, ग्रीन डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक से क्या मकसद मिला कि जो जीव नष्ट के कगार पर हैं, जो जीव संकटग्रस्त हैं, लेकिन ग्रीन डाटा बुक में क्या होगा कि जो वनस्पति संकटग्रस्त हैं उनको ग्रीन डाटा बुक में शामिल किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है ग्रीन डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक को भी IUCN के द्वारा ही बनाया गया। अब IUCN महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं, जी हाँ महत्वपूर्ण हुआ। क्यों, रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा, ग्रीन डाटा बुक IUCN के द्वारा। तो IUCN कहीं ना कहीं एक प्रकार से बड़ी संगठन उभर को देखने को मिलती है। अच्छा, IUCN के द्वारा बनाया गया, जिसमें विलुप्त पेड़ पौधे को शामिल किया गया है। क्या किया गया है, जो पेड़ पौधे विलुप्त की कगार पर हैं उनको शामिल किया गया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आगे क्या है, क्यों गिराया। अच्छा, फिर जो IUCN संयुक्त राष्ट्र महासभा को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त कर एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कौन सा, IUCN क्यों है, क्योंकि रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक और जो कह सकते हैं कि इसके संबंध में जो जानकारियां मिलती हैं वो IUCN के द्वारा ही मिलती हैं। तो IUCN कहीं न कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं कि बड़ी संगठन के रूप में देखने को मिलता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा को पर्यवेक्षक का दर्जा किससे मिला गया है, तो IUCN को, और पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त कर राष्ट्र का कह सकते हैं एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो हमारी कह सकते हैं IUCN है वो तरह तरह के कह सकते हैं संगठन को बनाया करती हैं, और संगठन न कार्य करने पर उसके तुरंत निरस्त भी कर दिया करती हैं। तो उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ये एक प्रकार से संस्था है जो कि WWF कहीं मतलब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि WWF में W का अर्थ क्या है, दिया जाएगा वर्ल्ड वेब वाइड
जो होता है नहीं, www का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वेब वाइब। तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शन बनाकर दे देंगे और ऐसा ऑप्शन बनाता है ना कि हमको समझ में आता है कि जो करेक्ट आंसर है वो तो गलत है और जो इनकरेक्ट है वही सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। अच्छा, अब देखते हैं इसकी स्थापना जो होती है 1961 ईस्वी में। ये इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि जो वर्ल्ड WWF है, WWF क्या है, एक प्राइवेट संस्था है। प्राइवेट संस्था है कहने का मतलब क्या है, प्राइवेट संस्था है और प्राइवेट संस्था में सबसे बड़ी संस्थाएं हैं। देखिए क्या है, मुख्यालय कहाँ पे है, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है, इसका मेन मोटो क्या है, ध्येय वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य है फॉर अ लिविंग प्लेनेट, फॉर अ लिविंग प्लेनेट। अच्छा, और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी सबसे बड़ा संगठन है। अंतरराष्ट्रीय क्या है, गैर सरकारी है, सरकारी नहीं है, ये क्या है, प्राइवेट है, प्राइवेट संस्था है, गैर सरकारी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा संस्था है। कौन कौन? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इंपोर्टेंट होगा कि नहीं? जी हाँ, इंपोर्टेंट होगा। अच्छा, ध्येय वाक्य तो आपको मालूम करना होगा, फॉर अ लिविंग प्लेनेट। WWF का ध्येय वाक्य क्या होगा, ऐसे पूछा जाता है, फॉर अ लिविंग प्लेनेट। अच्छा, अब देखिए आगे चलते हैं, आगे संस्था को देखते हैं। UNFF, UNFF क्या है, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑफ फॉरेस्ट, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑफ फॉरेस्ट। ये क्या है, UNFF का फुल नेम है। अच्छा, अब इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना 2000 में हुई और मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब चलते हैं आगे देखते हैं, ये छोटी छोटी संस्थाएं UNO कह सकते हैं, कौन, UNEP या फिर IUCN, ये छोटे छोटे संस्थाएं बनाया करती हैं। और संस्थाएं न कार्य करने पर उनको ऐसा लगेगा कि ये संस्थाएं बेकार की हैं, बेफिजूल की हैं, कार्य नहीं कर रही हैं, उन्हें तुरंत निरस्त भी कर देगी। जैसे कि आगे देख सकते हैं WNO, WNO क्या क्या मतलब हो जाएगा, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी स्थापना कब होती है? 2014 में होती है, 2014 में होती है। अब जिस प्रकार से हमने कहा इस काम न करने पर उसे तुरंत निरस्त भी कर देती हैं, जैसे कि यहाँ 2017 में क्या किया, निरस्त कर दिया। अच्छा, अब चलते हैं मुख्यालय देखते हैं, मुख्यालय इसकी कहाँ पे थी, तो स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए यहाँ तक तो बात हमारी थी क्या, कि प्रमुख पर्यावरण संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन, लेकिन अब नीचे जो आती है इसका सम्मेलन है। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण बचाने के लिए कुछ सम्मेलन हुआ है। जैसे कि आप सबसे पहले आप देख सकते हैं पृथ्वी दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट की दृष्टि से है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद कैसे करोगे? देखिए क्या है, ये क्या है, पृथ्वी दिवस है ना, पृथ्वी दिवस। जब भी बोलेगा पृथ्वी दिवस तो आप लोग पेपर में लिखिएगा पृथ्वी, पृथ्वी। अबे जो ये रिप्रेजेंट है ना, ये कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे, तो इसको 2 बार लिख दीजिएगा। ये क्या है, 2 यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी, ये जो थ है ना, आधा थ है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 एक और लिख दीजिएगा, 2 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या हो जाएगा, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए सम्मेलन होती है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, हालांकि पृथ्वी सम्मेलन 2-3 ही हुआ है। अब पूछोगे उसके आगे क्यों नहीं हुआ है, तो भी बताता हूँ। देखिए क्या है, रियो डी जेनेरो, सॉरी, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। अध्यक्ष कौन है, रियो डी जेनेरो, कहाँ पे है, ब्राजील में। अच्छा, देखिए जो हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ है, रियो डी जेनेरो में हुआ है, जो कि ब्राजील में पड़ता है। अब देखिए ये जो सम्मेलन होता है ये क्या होता है, सम्मेलन क्यों आवश्यक होता है? सम्मेलन का मेन मोटिव होता है कि हम 2-4 देश इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होने के पश्चात में मंथन करेंगे कि कहाँ से कैसा रिएक्शन आ रहा है, कहाँ ज्यादा कचरा फैल रहा है, कहाँ कैसा हो रहा है, उसी के संदर्भ में हमारा सम्मेलन होता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, द्वितीय विश्व पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 2002 में, 2002 में, यानी कि 10 साल बाद हुआ। अब फिर 10 साल बाद 2012 में होना था, या फिर कह सकते हैं आगे जिस प्रकार से होना था, लेकिन क्यों निरस्त कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है।
अब देख लेते हैं जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये बंद क्यों हो रहा था। इसमें हमने बताया क्या, इसमें होता क्या है कि एक देश दूसरे देश का मंथन करेगा कि आपके देश में ज्यादा कचरा फैल रहा है, दूसरा उसको कहेगा कि नहीं आपके देश में ज्यादा कचरा फैल रहा है। इससे होता क्या है कि आपस में टकराव होने लगता है, झगड़ा होने लगता है। तो राष्ट्र संघ ने कहा कि हम क्यों झगड़ा मोल लें, फ्री में झगड़ा क्यों मोल लें। कहते हैं ना कि फ्री में झगड़ा मत लो यार। तो वही यूएन ने कहा कि हम फ्री में झगड़ा क्यों लें, क्या हम ही को जीना है, नहीं। तो उसी के संदर्भ में इसको बंद कर दिया गया, पृथ्वी सम्मेलन जो हो रहा था वो बंद कर दिया गया। तो बस यही था आज के लिए। और बस उम्मीद चाहूंगा कि हमने आज क्या पढ़ा, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल अर्थ प्रोग्राम, फिर दूसरा क्या है यूएन सीपी आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये क्या है इसको पढ़ा। फिर क्या है आगे हमने देखा कि रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, और फिर क्या WWF है, और क्या है और आगे है हमारा UNFF हो गया, UNFF के बाद में क्या हो गया WNO हो गया, और पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, इसी को पढ़ा आज और बहुत अच्छे से समझ लिया। सो दोस्तों उम्मीद चाहूंगा कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों सब्सक्राइब तो करना ही होगा, क्या सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, कोई अन्य टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।